हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल Z01 पे। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 7 का हिस्ट्री, जिसका कि पहला अध्याय हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने ये अध्याय नहीं पढ़ा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके वहाँ से पढ़ लें। ये पूरा चैप्टर हमने वहाँ पे करा दिया गया है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि अतीत में विदेशी किसे कहते हैं, यानी कि पहले जो अतीत में बीते हुए समय में हम लोग विदेशी किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। चैप्टर लंबा है इसलिए इसे खोजना पड़ता है, लेकिन मैंने इसे खोज रखा है पहले ही। ये देखिए यहाँ लिखा गया है कि यहीं से आप लोग को लिखना है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है। इसका आंसर यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा, फिर यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा है हम लोग का कि दूसरा प्रश्न है कि नीचे उल्लेखित बातों सही है या गलत, यानी कि ट्रू फॉल्स है। इसका हम लोग को लगाना है सही है या गलत है। चलिए पहला देखते हैं कि कहता है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। ये जो है हम लोग का बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये सही है, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग, सही का निशान भी लगा सकते हैं या आप लोग ऐसे सही भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का कहता है कि इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। हाँ, ये बात सत्य है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है कि कृषि केंद्रीय बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये बात भी सही है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है कि सुल्तान गयाउद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है। आगे है कि रिक्त रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए देखते हैं। कहता है कि पहला है कि अभिलेखागार में डैश रखे जाते थे, यानी कि अभिलेखागार में क्या रखे जाते थे, तो इसका हो जाएगा कि यहाँ पांडुलिपि रखे जाते थे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अभिलेखागार में पांडुलिपि रखे जाते। ठीक है, अगला है कि 14वीं सदी का एक इतिहासकार, यानी कि 14वीं सदी का एक इतिहासकार कौन था। इतिहासकार तो दो था, एक तो अमीर खुसरो था और दूसरा था जयाउद्दीन वर्नी। यहाँ लिख देते हैं, दूसरा क्या था, जयाउद्दीन वर्नी।
अगला है कि डैश 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 यानी कि 1 2 3 4 और 5 इन उपमहाद्वीप में किस प्रकार के दौरान लाई गई नए फसलों यानी कि इस महाद्वीप में कौन कौन सी फसल उगाई गई थी। तो पहला हो जाएगा इसमें आलू, दूसरा हो जाएगा मक्का, तीसरा हो जाएगा मिर्च और चौथा होगा इसमें चाय और पांचवा होगा इसमें कॉफी। ठीक है, आगे है प्रश्न उत्तर। कहता है कि इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका बताएं। यानी कि इस काल में जो जो टेक्नोलॉजी आए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग कि इस काल में हुई कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन डैश देंगे। जैसे कि हो जाएगा, इसमें आया था सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्धों में आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल होने लगा। फिर लिखेंगे कि नए खान पान में हो जाएगा, यहाँ से लिखाएंगे नया खान पान आलू, मक्का, मिर्च और कॉफी, यहाँ तक लिखाएगा। ठीक है, ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि इस काल के दौरान हुई कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दें। यानी कि इस काल में कौन कौन सी धार्मिक परिवर्तन आए उसके बारे में जानकारी देंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा नए और पुराने धर्म, यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ है कि लिखेंगे पहले हेडलाइन लिखेंगे कि इस काल के दौरान धार्मिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग पहले हिंदू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व, बढ़ती सत्ता। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 6 नंबर, पिछले कई सदियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। इसके बारे में जानेंगे कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ जो है वो कैसे कैसे बदला। चलिए देखते हैं कौन कौन सा राजा कवि आए जो कि हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किए। आइए इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम लोग का आता है ये मिन्हाज ए सिराज। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग देखेंगे कि लिखेंगे कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कई राजाओं एवं कवियों ने इस प्रकार बदला, डैश दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे पहला, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा के बीच में स्थित इलाकों से था। पहला ये आए थे। और दूसरा कौन थे, दूसरा आया था बाबर। देखते हैं बाबर क्या किया था। ये देखिए, बाबर यहाँ से लिखेंगे, फिर थोड़ा सा डैश देंगे और नीचे से लिखेंगे बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, उसके बाद एक कवि आता है जिसका नाम है अमीर खुसरो। इसके बारे में भी लिखेंगे, नीचे देके डैश दे करके लिखेंगे कि कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। यानी कि पहला मिनाज सिराज के बारे में लिखेंगे, दूसरा बाबर के बारे में लिखेंगे, तीसरा जो है कवि अमीर खुसरो के बारे में लिखेंगे। ऐसा ही लाइन बाय लाइन बना के लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
प्रश्न संख्या 7 कहता है कि जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। आइए देखते हैं जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। कहाँ चल गया ये मिल जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। जातियों के मामले किस प्रकार नियंत्रित किए जाते थे ना। नीचे नीचे ही था, हम लोगों ने ऊपर कर दिया। ये देखिए यहीं लिखा हुआ है। हाँ देखिए मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियम का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। यानी कि 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखाएगा 8 नंबर का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी वो 7 नंबर था जातियों के बारे में। अगला 8 नंबर है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर किताब में दिया गया तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका प्रश्न आप लोग लिखिएगा अपने कॉपी में। चलिए लिखिए, ऐसा साम्राज्य, लिख लिए, ऐसा साम्राज्य से है जो विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। फिर से सुनिएगा, ऐसे साम्राज्य से हैं जो विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसी को हम लोग सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। अगला है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां यानी कौन कौन सी समस्याएं आई। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पर है। पांडुलिपि के बारे में कहा गया है। कैसे लिखते थे, तो लिखावट में प्रॉब्लम आता था। कई कई राजा जो लिखते थे उसका अर्थ बदल जाता था, लिखावट समझ में नहीं आता था। यही सब लिखना है इसमें सजाकर। ये देखिए यहाँ लिखा गया है। अलग अलग यहाँ से आपको पढ़ना है, अलग अलग खोज करते पूरा यहाँ से आप पढ़िएगा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, तब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन आपको हम ये प्रश्न का उत्तर बता देते हैं
चलिए लिखिए कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाई आई, जैसे लिखावट में कठिनाई आई, शब्दों को पहचानने में कठिनाई, जिसके कारण शब्दों का अर्थ बदल गया, और भी विभिन्न लेख लिखे जब गए तो इसमें भी अनेक प्रकार का परिवर्तन आने लगा, जिससे कि इन लिखे गए अभिलेखों में परिवर्तन के कारण जो पुस्तक बना उनमें भी, पुस्तकों में भी परिवर्तन होते गए। इसी प्रकार का लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला 10वां नंबर है कि इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते थे? क्या इस कार्य में इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई हुई या नहीं? चलिए इसका प्रश्न देखते हैं कि इतिहासकार जो है कालों और युगों को किस प्रकार बांटते हैं। ये प्रश्न का उत्तर भी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको हम बता देते हैं। चलिए इसका आंसर लिखिए। इतिहासकार अतीत को काल या युगों में विभाजित करने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक कारणों का उपयोग करते हैं। इस विभाजन में वे आमतौर पर अतीत को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करते हैं। इस कार्य में इतिहासकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कालखंडों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने में कठिनाई और आधुनिकता के दृष्टिकोण से अतीत का मूल्यांकन करने की समस्या। चलिए ये प्रश्न का उत्तर यही होता है। अगला है 11 नंबर। कहता है कि अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 तथा 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी समस्याएं एवं असमानताएं मिलती है उसकी सूची बनाएं। यानी कि मानचित्र 1 और 2 को देखें और आज का भारत का मानचित्र देखें, उनके बीच में कौन कौन सी समस्याएं एवं असमानताएं हुई उसके बारे में लिखना है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। सबसे फर्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। ये मानचित्र जो है, ये फर्स्ट मानचित्र अल इंद्रिसी के द्वारा जो लिखा गया 12वीं शताब्दी में, इसमें क्या अंतर है ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। हम इसके बारे में देखिए लिखा गया है, 1 मिनट हम बताते हैं। पहला मानचित्र दूसरा मानचित्र के बारे में अंतर लिखना है और आज का मानचित्र से इसको तुलना करना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पहला मानचित्र जो था यह भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत एवं श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, जहां अनेक जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। इनमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। पहला मानचित्र का तुलना करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे मानचित्र 1, ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा यह है। यह मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत है एवं श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। इसमें
भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, अब दूसरा मानचित्र 2 करके लिखेंगे। यह मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस मानचित्र यानी कि इस नक्शे का प्रयोग करते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया मानचित्र 1 और मानचित्र 2 का तुलना हो गया। और आज का भारत का मानचित्र के बारे में अब तुलना करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि मानचित्र 2 वो लगभग जो है हम लोग का आज के मानचित्र के बराबर ही है। आखिर पूरा इसका तुलना है नहीं, लेकिन मानचित्र 2 का तुलना जो कि मानचित्र 2 जो कि भूगोलवेत्ता गुइलोंग दा लिस्ले के द्वारा बनाया गया है, वो मानचित्र आज का भारत के मानचित्र से अनेक यानी कि आज के भारत का मानचित्र से कुछ मिलता जुलता मानचित्र है। चलिए, हम लोगों ने पूरा प्रश्न का उत्तर कर लिया। एक प्रश्न का उत्तर और बचता है, ये आप लोग को खुद करना पड़ेगा, आपको हम बता देते हैं। कहता है कि पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इस अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वह किस तरह के दस्तावेज संग्रहित करता है? उसका उपयोग कौन करता है? यानी कि अभिलेख जो होता है वो कहाँ रखा जाता है आपके गांव में, इसका उपयोग कौन करता है, इसका देखभाल कौन करता है, ये कहाँ है, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस क्लास का नोट्स अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का क्लास देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।